नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। मेरे साथ मेरे ब्रांच शाश्वत स्वामीनाथन हैं जो सवाल पूछेंगे और उस सवाल में जवाब करेंगे, और ताकि आपकी सवाल का जवाब मिल जाए। उसके बाद पटाखे लिस्ट से 2-3 स्टॉक लेंगे, उसको डिटेल से बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे आईडीएफसी के बारे में, वैद्यनाथन जी के कंपनी। तो इस कंपनी के बारे में हमने विस्तार से बात किया था, पर अब मेरा एक सवाल जो है कि वॉरबर्ग पिंकस जो है, इसमें 10% की स्टेक खरीदना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने रेगुलेटर अप्रूवल सीखा है, और वॉरबर्ग पिंकस ने कल्याण ज्वेलर्स में भी एक एक्विजिशन लिया था, और कल्याण ज्वेलर्स की लिस्ट होने के बाद बहुत प्रॉफिट से उन्होंने बाहर आया था इस कंपनी से। तो मेरा ये सवाल है कि वॉरबर्ग पिंकस फिर से आईडीएफसी में भी ऐसा एक प्ले बनाने के लिए चाहते हैं, या फिर क्या हो रहा है आईडीएफसी में? पहले आपको दोनों कंपनियों को एक साथ कंपेयर करना नहीं चाहिए। ठीक है। एक रिटेल कंपनी है और दूसरा बैंकिंग कंपनी है। सिर्फ एक ही निवेशक दोनों कंपनी में है, ये रीज़न नहीं है कि दोनों अच्छा परफॉर्म करें। एक गोल्ड रिटेलिंग कंपनी है, दूसरा बैंक है। बैंक एक स्पेशल इंडस्ट्री है जहां गवर्नमेंट और बैंक के पास एक कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट माने अनसेड एग्रीमेंट। ठीक है। जब मनचाहा गवर्नमेंट बैंक से लोन ले सकती है, सीआरआर और एसएलआर बढ़ा के बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करने के लिए, तो इन एक्सचेंज आरबीआई के माध्यम से बैंक को कहा जाता है, आप पब्लिक से कितना भी चाहिए डिपॉजिट उठा सकते हो, आपका नेटवर्थ का 10 गुना 20 गुना हो सकते हो, और उसको आप रेंट में 20% गवर्नमेंट को दे दो, और इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और बैलेंस को आप मार्केट में इंटरेस्ट में दो। तो ए, गवर्नमेंट ही आपको पैसा दे रहा है और फिर कह रहा है कि हमारी बॉन्ड्स ले लो उस पैसे के नहीं साथ। नहीं, आपको पब्लिक से पैसा कितना चाहिए ले लो। हाँ। अगर आपने 10 रुपया है, पर आरबीआई से वो लेंडिंग। सुपरविजन आरबीआई से होगा। हाँ। आरबीआई लेंडर ऑफ द लास्ट मैं समझाऊंगा। ठीक है। एक बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तीसरा रिजर्व बैंक है। हम्म। रिजर्व बैंक बैंक को रेगुलेट करेगा, बैंक को बोलेगा कौन सीईओ है, कौन सीएफओ है, क्या ठीक ठाक काम कर रहा है, रूल्स को ओबे कर रहा है, ये सब आरबीआई का काम है। अगर टेम्पररी लिक्विडिटी मिसमैच है बैंक में, तो आरबीआई उसको लोन देगा। अगर सारा डिपॉजिटर एक ही समय आ जाता है, लिक्विडिटी मिसमैच हो जाएगा, तो आरबीआई पैसा देती है, और उस पैसे से बैंक अपना डिपॉजिटर्स को रीपे करती है, कॉन्फिडेंस आ जाती है, फिर सिस्टम ठीक हो जाती है। यही गेम है। तो इस गेम में अगर आईडीएफसी बैंक का नेटवर्क 20 रुपया है, तो वो 400 रुपया तक लोन ले सकती है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और डिपॉजिट्स में। अगर कोई इसको 7,500 करोड़ दे रहा है अभी, इसका मतलब है लगभग उससे 20 मड़ंग, दैट मीन्स 2.5 लाख, 1.5 लाख करोड़ का फ्रेश डिपॉजिट आईडीएफसी बैंक ले सकती है। ठीक है। आपका नेटवर्क 7,500 से ऊपर जाती है, तो आप इमीडिएटली 2.5 लाख करोड़ का लोन ले सकते हो। हाँ। उस 2.5 लाख करोड़ में लगभग 30,000 करोड़ बैंक गवर्नमेंट डिपॉजिट्स में जाएगा, और बैलेंस मार्केट में आप लेंड कर सकते हो। तो फिर आरबीआई एक रेपो रेट देता है, इसका क्या प्रभाव है? रिपोर्ट रेट्स वो रेट है हाँ। जहां बैंक आरबीआई से आरबीआई को लोन देती है। अगर रेपो। बैंक को लिक्विडिटी चाहिए, हाँ। तो वो क्या करेगी, बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड को आरबीआई को देगी, कोलैटरल के नाम पे। कोलेटरल नाम पे, और लोन लेगी। हाँ। वो लोन रेट लगभग 7.5, 6.25, 6.5, डिपेंडिंग ऑन दी रेट आरबीआई फिक्स करती है, वो रेट में लोन मिलती है। जो बैंक्स अग्रेसिवली लेंड करते हैं, वो बैंक आरबीआई से बोरो करते हैं। वो न्यू जनरेशन बैंक जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब बैंक से बोरो करती हैं। ठीक है। ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं, और ओल्ड जनरेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, उनके पास बहुत लिक्विडिटी है। वो एक्सेस कैश को आरबीआई में पार्क करते हैं, इसलिए उनको रिवर्स रिपो रेट, जो रेट आरबीआई उनको देती है, एक विंडो होती है 2.5% की, वो विंडो है रिवर्स रिपो। एक्सेस पैसा को वो
आरबीआई एक को देता है। आरबीआई को देगी या इंटर बैंक लेंडिंग मार्केट में दे देगी। पर तो मेरा ये सवाल है कि क्यों आरबीआई बैंक से पैसा लेती है? बैंक अगर एक्सेस पैसा है और लेंड नहीं करती है मार्केट में हाँ, और इंटर बैंक मार्केट में भी नहीं जा रही है, तो उसे आरबीआई में डिपॉजिट करके इंटरेस्ट ले गई। और आरबीआई कहाँ देती है? आरबीआई को बैंक गवर्नमेंट के पास हर जमाने पैसा चाहिए ना। ठीक है। पर आरबीआई तो सेपरेट है और आरबीआई गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदेगी ना वो पैसा लेके। पर टेक्निकली वो डेट मोनेटाइजेशन हो नहीं जाएगा नहीं ना? नहीं, फ्रेश डेट को मोनेटाइज किया तो हाँ, मार्केट से खरीदेगी ना, ठीक है। ओपन मार्केट में ऑपरेशन, खरीदेगी। हाँ, ठीक है। तो यही सिस्टम है। हाँ, सो आपको देखना चाहिए, ये 7,500 करोड़ 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा और वो 1.5 लाख करोड़ में 30,000 करोड़ बैंक को निकल जाए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निकल जाएगा। लगभग 1 लाख करोड़ वो लेंड करेगा ठीक है। और वो मुनाफा कमाएगा 1 लाख करोड़ में। हाँ, सो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। कल्याण ज्वेलर में ये मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं है। ये पहला पॉइंट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वैद्यनाथन और ये वॉर्नबर्ग पिंकस का बहुत पुराना रिलेशनशिप है। जब उनका फ्यूचर कैपिटल फेल हो गया, दैट इज पैसा नहीं मिला उनको किशोर बयानी से, उन्होंने वॉर्नबर्ग पिंकस से पैसा लेके फर्स्ट कैपिटल फाइनेंस बनाया और जब फर्स्ट कैपिटल फाइनेंस और आईडीएफसी बैंक ने मर्जर की तो वॉर्नबर्ग पिंकस ने प्रॉफिट्स लेके बाहर चला गई। ठीक है। अब वैद्यनाथन ग्रोथ के लिए रेडी हैं तो वो पैसा डाल रहे हैं। सो एक दो बार वो आईडीएफसी फर्स्ट में पैसा डाल के वापस ले ली, फर्स्ट कैपिटल में फाइनेंस दी। सो दोनों की पुरानी रिश्ता है। तो आपने कहा कि जो आप फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के बारे में बात की और फिर जो स्पिलओवर इफेक्ट है उसके बारे में बात की, तो मेरा सवाल ये है फाइनली कि आईडीएफसी बैंक की बुक वैल्यू की बढ़ने के लिए और क्षमता है कल्याण और ज्वेलर्स बहुत से? चांसेस हैं क्योंकि ठीक है। अगर वो 2.5 लाख का लोन दे रहा है हाँ, तो मुनाफा सीधा अंदर आएगा। तो क्या हो गया है कि विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अगर आप चेन्नई देख रहे हैं, नंबर ऑफ आईडीएफसी बैंक ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो कम समय में बहुत ग्रोथ आ गई। बहुत ग्रोथ आ रही है ठीक है। जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं कर पा रही हैं, जो तमिलनाडु बेस्ड हैं, जैसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। हाँ, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। वैद्यनाथन ने कहा है कि वो 4-5 साल में नंबर 4 बैंक होंगे इंडिया की प्राइवेट सेक्टर में। सो टॉप 3 तो टेकन है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक। बदलती रहती है 1 और 2, हाँ, लेकिन 1 2 3 है। तो इनका दावा है कि मैं कोटक से बड़ा हो जाऊंगा, तो टॉप 4 में टॉप चले 4 जाओ। में। हाँ, तो अगर उसको विजन को आप बिलीव करते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। वो बहुत बार डिलीवर कर चुके हैं, सिटी बैंक में डिलीवर की है, आईसीआईसीआई बैंक में डिलीवर की है, आप वैद्यनाथन जी के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट कैपिटल में डिलीवर की है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 5 साल पहले उन्होंने क्या कहा वो भी डिलीवर हो गई है। तो आप इनमें बहुत भरोसा करते हैं। सो अभी तक उनकी बेस्ट एनपीए रेट्स हैं उनकी लेवल ऑफ बैंक्स में। हाँ, प्रोविजनल कवरेज रेशियो बेस्ट है, डिपॉजिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो रिस्क अच्छे से मैनेज कर रहे हैं वो रिस्क अच्छे से मैनेज कर रहे हैं अब तक। अब तक, और वो लोन दे रहे हैं जिसको कोई किसी और बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है, बॉटम ऑफ द पिरामिड। हाँ, तो मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है, सारा बैंकिंग रिटेल बैंकिंग हो जाएगा। ठीक है। सो रिटेल बैंकिंग में वैद्यनाथन की एक्सपीरियंस का एक बड़ा एडवांटेज है, वो पे ऑफ करेगा। सो अगर आज बुक वैल्यू 100 रुपया है, हाँ, सो 7-8 साल में 1000 तक जा सकता है, 10 साल से, और 1.5 टाइम्स बुक मिल सकता है, शायद मिलेगा। हम्म, सो उतना अपसाइड है। आपको कितना लेना है ये आपका डिसीजन है, लेकिन आपको गेम को समझना पड़ेगा। कल्याण में उतना लिवरेज नहीं हो सकता है, ग्रोथ उतना फास्ट नहीं हो और सकता है, सही भी है क्योंकि उनके पास लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट नहीं है। या इधर लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट है, हाँ, वैद्यनाथन का रेपुटेशन है अच्छा, 5 साल ने उन्होंने अच्छा बैंक चलाया है। इन सबको देखते हुए अगर आप 10 साल के लिए पेशेंट रह रहे हैं तो ये डिफरेंट बेट होगा। सो जब पटाखे लिस्ट हैं हाँ, उसमें 3-4 हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो जब हम पटाखे लिस्ट देखते हैं तो हमेशा हम क्या बात करते हैं, जिस स्टॉक वैल्यू रेंज में है। या पर मैं आज बात करना चाहता हूँ जिन स्टॉक वैल्यू रेंज में नहीं है। तो
फिर भी उन स्टॉक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रोग्रेस देखना चाहता हूँ कि जब आपने इस स्टॉक के बारे में बात की और अब कहाँ है, उस प्रोग्रेस को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो पहला जो एक स्टॉक है, जिसके बारे में आप बहुत बात करते थे जब कोविड के समय था, ये है टेक महिंद्रा। तब तो वो 16 पी बाई ई रेशियो में ट्रेड कर रही थी। आज तो उसके डबल के आगे चली गई। तो इस स्टॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो पटाखे लिस्ट में था उस जमाने में, हाँ, 4 साल 5 साल पहले। 5 साल पहले, हाँ, वो पटाखे लिस्ट को पीछे छोड़कर हुँ, हीरे का सुई बन गया। सही। और दूसरी लेवल में क्या हो गया है कि एक सीईओ को उन्होंने इन्फोसिस से लाया, जो अभी बेस सेट कर रहे हैं। सो 2 साल अगर आप पेशेंट रहेंगे, उसके बाद और भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकती है, ठीक। लेकिन अभी इस स्टॉक में एंटर नहीं कर सकते। तो इस 5 साल के पहले वो 16 पी बाई में ट्रेड कर रहे थे। क्या गलत कर रहे थे और अब क्या सही कर रहे हैं? मार्केट वैल्यूएशन ही वो कोविड का समय था, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन में वो छोटा कंपनी था। ये ग्रो करने के लिए पहले उन्होंने 2010 में उन्होंने सत्यम को खाया। ये पहले तो एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी थी, बीएफएसए में स्ट्रांग नहीं थी। जब उन्होंने सत्यम को डाइजेस्ट किया, तभी बीएफएसए कंपनी बनाया। हाँ, सो इंडिया में जो इन्फोसिस है या टीसीएस है, ये दोनों बड़े बीएफएसए प्लेयर्स हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस सर्विसेज। सो इसमें वो स्ट्रांग नहीं था। अगले 5 साल में उस फील्ड में स्ट्रांग हो रहे हैं और स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने इन्फोसिस से एक आदमी को लेके लाया है। ठीक है। इसी टॉपिक में एक और कंपनी है जिसके बारे में आपने बात की वही समय में, और अब ये कंपनी थोड़े और वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, और यह है विप्रो, जो पहले बहुत चीप में ट्रेड कर रही थी और अब थोड़ा और एक्सपेंसिव महँगा हो गया है। तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? मैं विप्रो आज भी लूँगा, ठीक है, लेकिन अगर आप 10 साल के लिए पेशेंट हो। ओके। विप्रो का कंपनी का ये एक प्रॉब्लम है, अनेक सीईओ आए हैं जाए हैं, फैमिली का कब्जा बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी में। सो ये सिर्फ भारत में एक कंपनी है जहां टीसीएस जैसा प्रमोटर के पास 71% स्टेक है और ठीक है, प्रमोटर वो लेट गो ऑफ द कंपनी नहीं करेगा। सो हर दिन प्रमोटर का इंटरफेरेंस होगा। सो हिंदी में कहते हैं लाला कंपनी। हाँ। ये लाला कंपनी है, लेकिन आदमी बहुत शरीफ है। अज़ीम प्रेम जी के बारे में असीम बात प्रेम कर जी रहे हैं। और उनका बेटा ऋषभ प्रेम जी, ठीक है। दोनों बहुत सिंपल, एथिकल और ऑनेस्ट हैं। हुँ, तो वो ग्रोथ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उनको ब्रेथनिक ग्रोथ नहीं चाहिए, प्रॉफिटेबल ग्रोथ चाहिए। तो ऐसा हो रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अनेक बार वो उस टारगेट को मिस कर लेते हैं और प्रॉफिट्स ग्रोथ उतना होता नहीं है। हुँ, लेकिन स्टेडी लॉन्ग टर्म प्लेयर है। अगर आपने 5 साल होल्ड किया होगा, कोविड से होल्ड किया होगा, तो प्राइस दोगुना हो गया होगा और आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलता रहेगा। तो आपको एक स्टेडी कंपनी चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो आप भी कह रहे हैं आप। लेकिन हाँ, अगर मनुष्य का साइकोलॉजी ये है कि जल्दी जल्दी उसे प्रॉफिट्स चाहिए। हाँ, इसमें एक बोनस इश्यू भी अभी आया था, उसके बाद उसने ग्रो किया है। तो अगर आप पेशेंट रहे 10 साल 15 साल, ये अच्छा कंपनी है। आज के लिए इतना ही। आपने पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।